और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से रेप मुतासरा के सड़क हादसे की जांच 7 दिनों में पूरी करने को कहा है। अदालत ने इस्मत दरी मामले से जुड़े तमाम केस दिल्ली मुंतकिल करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने रेप मुतासरा को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने का भी हुक्म दिया है। और वहीं उन्नाव इस्मत रेजी के अहम मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरकार बीजेपी ने निकाल ही दिया। बीजेपी से उन्नाव के एमएलए सेंगर और उसके 10 साथियों के खिलाफ सीबीआई ने कत्ल की साजिश के इल्जाम में केस दायर किया है। रेप मुतासरा के सड़क हादसे के मौके पर उसकी हिफाजत के लिए तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी गायब थे। और कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने बीजेपी से सेंगर को निकाले जाने पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कुलदीप सेंगर को पार्टी ने, बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव काम आया। देखिए, उन्नाव के बलात्कार के मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को, जो विधायक थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाला है। लेकिन कितनी देर से सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी निरंतर सवाल उठा रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोपी विधायक के साथ कब तक मेहरबानी जताती रहेगी। ये सवाल उठाए बाकी राजनीतिक दलों में। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सुनवाई थी और उन्हें अंदेशा था कि हो सकता है कि कोई इसके बारे में कुछ न्यायालय टीका टिप्पणी कर दे। तो चारों तरफ के दबाव के कारण उन्होंने पार्टी से बाहर निकाला तो है, लेकिन जिस प्रकार वो मेहरबानी दिखाए हुए थे, जिस प्रकार उनके प्रति सहानुभूति दिखाए हुए थी अब तक, मेरा ये मानना है कि उन्हें निकाल तो दिया, लेकिन मन से आज भी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। आज के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 54 मस्जिदों की कमीशन की तरफ से जांच कराई गई। जांच में तमाम मसाजिद के रिकॉर्ड को जमा किया गया। दिल्ली अक़लियती कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड सही पाए गए हैं और जांच में 562 कब्रिस्तानों पर कब्जे पाए गए हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन का कहना है कि प्रवेश वर्मा के इल्जामात बेबुनियाद हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने जांच रिपोर्ट के बाद ये भी कहा है कि बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा दिल्ली का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। कहा कि हम इस पर अभी गौर करेंगे। ये सिर्फ हमको परसों शाम को मिली है, और लेकिन चूंकि बहुत काफ़ी आप लोगों की बरादरी की तरफ से भी बहुत दबाव था कि भाई बताइए क्या हो रहा है, तो फिर इसलिए हमने जो है ना उसको आज आम कर दिया, उसको प्रिंट भी करा दिया उसको। लेकिन उसकी सिफारिशें जो हैं, जो रिकमेंडेशन, उसको हम बैठ के गौर करेंगे और जिसको हम चाहेंगे कि समझेंगे कि ये प्रैक्टिकल है और ये ठीक है हमारे लिए करना, वो हम करेंगे उसको। हमने जो पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके बेसिस पे जो निकाला है, उसमें हमने 562 दिल्ली में वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान है जो कब्जा हो चुके हैं। उसमें से 11 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कब्जा किए हुए हैं 11 कब्रिस्तान और टोटल 562 कब्रिस्तान जो है कब्जा किए हुए हैं। और ये जो कब्रिस्तान है और तमाम चीज़ें, ये जो है हमने देखा वेस्ट दिल्ली जो है पुराना इलाका है, तो उसमें पूरे के पूरे उसमें शादी हॉल से लेके आपके पार्क से लेके आपके जो है MTNL की बिल्डिंग सारी वक्फ ज़मीन पे, यहाँ तक कि बस टर्मिनल भी जो है वक्फ की ज़मीन पे बने हुए हैं। तिवारी और इनके PA जो हैं उनसे बात हुई, अमानतुल्लाह खान से खुद बात हुई। ये जो परवेश वर्मा, उन्होंने SMS पढ़ा भी, उन्होंने कहा आप हमें भेज दीजिए, लिखित भी भेज दीजिए। हमने लिखित भी भेज दिया, ऑफिस से लेटर भी गया, ऑफिस से भी जो है कोऑर्डिनेशन हुआ, उन्होंने कोई नहीं। और इसके खिलाफ जाते हुए उन्होंने झूठ बोला टीवी पे कि हम लोग जो है उनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उनसे मिल नहीं रहे। उधर दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से इबादत गाहें तामीर करने के मामले में न्यूज 18 के हाथ अहम दस्तावेजात लगे हैं। हक़ीक़ी जानकारी कानून के जरिए MCD से हासिल की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शाहदरा जोन में पार्कों पर कब्जा करके 184 मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्कों पर गैर कानूनी कब्जा करके 11 मसाजिद और मजार, 2 गिरजाघर और 4 गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं।
यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए तलाक सलासा कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के सदर शाहिद अली ने इस ताल्लुक से न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की और कहा कि कोर्ट के फैसले और कुरान शरीफ के मुताबिक बातचीत और मसालिहत का प्रोविजन कानून में होना चाहिए। कानून पार्लियामेंट से पास हो गया और सदर जमहूरिया ने आज उस पर दस्तखत कर दिया। इस तरह से वो नाफिज हो गया है, लेकिन इस कानून को अदालत में चैलेंज करने की तैयारी हो रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट इसको चैलेंज करने जा रहा है। हमारे साथ यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के सदर शाहिद अली साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या बुनियाद है इस कानून को चैलेंज करने की? ये काला कानून है, अपने आप में एक ये बहुत बड़ी बुनियाद है। हमारी तकरीबन 80 पेज की पिटीशन है, उसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स हमने लिए हैं। ख़ास तौर से जो इसके अंदर ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि ट्रिपल तलाक एक बार में वॉइड है, यानी कि मैरिज को डिसॉल्व नहीं करता। जो कुरान करीम की आयत नंबर 228-229 है चैप्टर 2 सूरह अल-बकरा, और आयत नंबर 6 सूरह तलाक, और आयत नंबर 35 सूरह निसा, ये इन तीनों को अगर आप पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि कुरान करीम कहता है कि आपस में रिकॉन्सिलेशन हो, यानी समझौता हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर करते हुए वॉइड है ये कहा, क्योंकि ट्रिपल तलाक में तमाम चांसेस रिकॉन्सिलेशन के खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम इसको गैर कानूनी करार कर रहे हैं। अब जब आप किसी को ट्रिपल तलाक देने पर जेल भेज देंगे तो रिकॉन्सिलेशन के सारे चांसेस खत्म हो गए। जब रिकॉन्सिलेशन के सारे चांसेस खत्म हो गए तो ये सुप्रीम कोर्ट के कानून की भी अवहेलना है और ये कुरान करीम की भी अवहेलना है, जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरी बात, एक सिविल रॉन्ग होता है और एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। जोसेफ शाइनी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एडल्ट्री को खत्म किया, एडल्ट्री जैसे खतरनाक कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल रॉन्ग हो सकता है। और सिविल रॉन्ग का मतलब है कि डिवोर्स तो उस पर हो सकता है लेकिन क्राइम नहीं हो सकता। ये तो जब एडल्ट्री एक सिविल रॉन्ग हो सकता है तो सिर्फ मुंह से ये कहना कि तलाक 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 एक क्राइम कैसे हो जाता है, और जब उस तलाक का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ तो वो कहां से हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के ग्राउंड्स हैं। क्राइम क्या है, बहुत सारे मेजर ग्राउंड्स आपने देखे होंगे। किस तरह की प्रेयर आपने की है और किस तरह से आप इसको जो है चैलेंज करेंगे? हमने इस पीएल के जरिए जो प्रेयर की है वो ये की है कि पूरे के पूरे एक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खत्म करे। खास तौर से इसकी दफा 4 जो 3 साल की सजा का प्रावधान रखती है, और दफा 7 जो इसको बेल के मुतालिक जिसमें प्रोविजंस दिए हैं जो इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाती है। इन दोनों दफाओं को पूरे के पूरे एक्ट को हमने खत्म करने की गुजारिश में की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है इस पूरे कानून को चैलेंज करने की तैयारी हो रही है। देखना ये होगा कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इस जो फैसला आता है जिसमें वो चैलेंज किया जाएगा, देखना ये होगा कि दोनों अदालतें हैं या जिस अदालत में भी चैलेंज किया वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल यानी एनएमसी बिल की कुछ तजावीज़ के खिलाफ आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियां हैं, हालांकि इमरजेंसी खिदमत बहाल हैं। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, गंगाराम और लेडी हार्डिंग समेत दीगर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एम्स के बाहर चक्का जाम कर दिया है, सड़कों को पूरी तरीके से चक्का जाम यहाँ पे डॉक्टर्स ने कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो गया। आप देख सकते हैं एम्स और सफदरजंग के जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर यहाँ बैठ गए हैं, जिसकी वजह से यातायात को यहाँ पर बीच में रोकना पड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जो ट्रैफिक है, एम्स अस्पताल आने वाली जो रिंग रोड है उस पर एक लंबा ट्रैफिक यहाँ पर लग चुका है। सड़कों पे डॉक्टर्स बैठे हैं, एनएमसी बिल का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करते हैं हम, ये बताइए क्यों सड़क जाम? सिंपल रीजन है, आप देखो हमारी मांगे मांग नहीं रहे। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर स्कीम जो लिमिटेड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन है, वो इतना खराब कॉन्सेप्ट लेके आ रही है गवर्नमेंट, जो जनरल पब्लिक को इफेक्ट होगा वो हम कैसे अपोज ना करें। हड़ताल स्ट्राइक, हड़ताल जब तक हमारी डिमांड्स पुट अप किए गए उनको वो सुने ना, उन पे विचार ना डाले। हम ये नहीं बोले हमारे सबके डिमांड्स हमने जैसे डाले वैसे कर ले,
इट शुड बी अ मिडवे, देयर शुड बी सम प्रोविजंस की वो भी कुछ सुने, हमारी बातें भी कुछ रखी जाए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल यहाँ पे कर रखी है, चक्का जाम पूरी तरीके से कर रखा है। यहाँ पे और भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। इस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर होके, हेल्थ मिनिस्टर होके और इतने सारे डॉक्टर्स की मांग, इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की मांग को इग्नोर कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए अब हम संसद की तरफ मार्च करेंगे और हम बताएंगे कि ये बिल हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बिल को अगर इसी फॉर्म में लेके आना है तो इस तरह के प्रदर्शन रोज होंगे, रोज इसी तरह से डॉक्टर सड़कों पे उतरेंगे और कोई अपने काम पे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारी एजुकेशन तबाह कर दोगे, हमारे प्रोफेशन को तबाह कर दोगे, तो फिर हमारे लिए यहाँ काम करने के लिए बचा ही क्या। सुना आपने, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पे बैठने के बाद वो संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे और अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो वो इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो रोज हड़ताल और सड़कों पे रहेंगे, जिसके कारण मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाएगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। एएमयू में तलबा की मुअत्तली और इखराज के खिलाफ तलबा ने मुजाहरा किया। तलबा यूनियन के साबिक उहदेदारान सलमान इम्तियाज, हुजैफा आमिर और हमजा सुफियान को हिरासत में लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर RAF और PAC को भी तैनात कर दिया गया है। उर्दू अदब में जदीदियत की तहरीक के बानियों में से एक नून मीम राशिद का आज 109वां यौम पैदाइश है। पेशे उर्दू में जदीदियत के अव्वलीन अहम शायर, नक्काद और मुफक्किर नून मीम राशिद की हयात व खिदमात पर एक खास रिपोर्ट। 20वीं सदी के अहम तरीन उर्दू शायर नून मीम राशिद, जदीदियत की तहरीक का पहला और सबसे अहम शायर। अदबी तारीख उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं। नून मीम राशिद उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे। 20वीं सदी के अहम तरीन उर्दू शायरों में शुमार किए जाने वाले शायर नून मीम राशिद उस कारनामे के लिए हमेशा याद किए जाएंगे कि उन्होंने अपने पहले ही शेरी मजमूए मावरा से उर्दू की नज़्मिया शायरी का रवैया और लहजा बदल कर रख दिया था और आज उन्हें उर्दू अदब में जदीदियत की तहरीक का पहला और सबसे अहम शायर माना जाता है। नून मीम राशिद का पूरा नाम नजर मोहम्मद था, लेकिन अपने नाम के मुखफ़्फ़ से ही दुनिया भर में जाने पहचाने गए। उनकी पैदाइश 1 अगस्त 1910 को मगरबी पंजाब के जिला गुजरांवाला में वजीराबाद के गांव कोट भागा अकालपुर में हुई, जो अब अलीपुर चट्ठा कहलाता है और पाकिस्तान का हिस्सा है। राशिद एक मुतमव्विल जंजुआ खानदान में पैदा हुए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने इक़्तिसादियात में MA किया। दूसरी आलमी जंग में कुछ अरसे तक रॉयल इंडियन आर्मी में रहे और कप्तान के दर्जे तक पहुँचे। सन 1942 में वो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए और लखनऊ रेडियो स्टेशन से मुलाजिमत का आगाज किया। सन 1947 में उनका तबादला पेशावर में हो गया और 1953 में न्यूयॉर्क जाकर वॉइस ऑफ अमेरिका से और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हो गए। उन्होंने कई मुल्कों में काम किया और आखिरी दिनों में बरतानिया के हो रहे। नून मीम राशिद की पहली शादी सफिया से हुई थी, लेकिन 1961 में सफिया राशिद कराची में B कॉम्प्लेक्स का गलत इंजेक्शन दिए जाने के बाद फौत हो गयीं। 1964 में उन्होंने अतालवी खातून शीला एंजेलिनी से शादी की और दोनों शादियों से उनकी 6 औलादें हुईं। राशिद को उर्दू में आजाद नज्म का भी पहला बाकायदा शायर माना जाता है। यूं तो आजाद नज़्में उर्दू में उनसे पहले भी कही गयी, लेकिन इस सिन्फ सुखन को मकबूलियत राशिद की नज़मों से ही मिली। नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ मावरा 1942 में सामने आया, जिसने मुल्क के अदबी हलकों में फिक्री व ज़हनी सतह पर सबको चौंका दिया। उसके बाद ईरान में अजनबी, लौ बराबर इंसान और खौफ की बस्ती की इशाअत अमल में आई। एक मजमुआ गुमान का मुमकिन उनके इंतकाल के बाद शाये हुआ। राशिद के तनकीदी और इल्मी मज़ामीन का एक मजमुआ मकालात के उन्वान से मुरतब हुआ और उनकी कुल्लियात भी शाये हो चुकी है। एक नज़्म जिंदगी से डरते हो बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पिपली लाइव में इस्तेमाल की गई थी, जिसे फिल्मी नाजरीन ने काफी सराहा था। 9 अक्टूबर 1975 को लंदन के एक अस्पताल में नून मीम राशिद का इंतकाल हो गया
और वहीं उनकी आखिरी रसूम अदा की गई। अदबी कारनामों की वजह से नून मीम राशिद उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे और उर्दू की कोई अदबी तारीख उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने का बिल नहीं देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली दस्तयाब है और मोहल्ले मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। हर साल जब पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बिजली के बिल बढ़े ना हो और हर साल बढ़ते ना हो, ऐसे में दिल्ली के अंदर बिजली के बिल 4.5 साल में ना बढ़ना, उल्टे कम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 2, बिजली कंपनियों की आज फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी है। आज बिजली कंपनियों के पास सफिशिएंट कैश है। आज बिजली कंपनियां ब्लैकआउट की स्थिति में नहीं है। आज बिजली कंपनियों के जो घाटे थे वो सब्सटेंशियली कम हो रहे हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में वो रेगुलेटरी एसेट्स कहते थे, वो बड़ी तेजी के साथ वो कम हो रहे हैं। तो बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत में भारी सुधार हुआ है। बिजली के बिलों में काफी गिरावट हुई है। पिछले 4.5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। अगर मैं इस देश के आम आदमी को खास आदमी वाली सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? तो मुझे लगता है कि आज का ये जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक है कि एक तरफ बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ और दूसरी तरफ लोगों को उसका 24 घंटे बिजली भी मिल रही है और सस्ती बिजली भी मिल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बीच वजीर पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी अरकान असेंबली के ऑफर के इल्जाम झूठे हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी की कई अरकान असेंबली पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस का दामन कभी भी थाम सकते हैं। पीसी शर्मा के बयान से वहां की सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी उसके नेता हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ ही नहीं बोलते, सफेद झूठ बोलते हैं। ये सफेद झूठ है। कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है। जो ये कहते थे कि अल्पमत है लंबी सरकार, कमलनाथ जी ने 120 कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायक और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आके 122 एक विधेयक संशोधन विधेयक पे वोट डाले और ये प्रूव हो गया। अब किसी को प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। जो भी आने वाला है, जो भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका स्वागत है और हैं बाउंड्री पे है, खड़े हैं, चर्चा भी चल रही है, कभी भी आए। तलाक-ए-सलासा बिल को लेकर जमीनी सतह पर सियासत जारी है। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में सद्भावना मंच के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़दा खास प्रोग्राम में आपसी इत्तेहाद की बातें तो कम हुई, लेकिन सियासी इश्तिहार की बातें जोर शोर से पेश की गई। ये खास रिपोर्ट। सद्भावना मंच के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में सभी कौमों के बीच आपसी इत्तेहाद के फरोग को लेकर मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया था। मुज़ाकरे में यूं तो सभी मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं को मदऊ किया गया था, लेकिन इसमें कुछ सियासी लोगों और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अरकान और संघ से वाबस्ता अफराद के शामिल हो जाने के बाद ये पूरा प्रोग्राम आपसी इत्तेहाद की डगर से हटकर सियासी हो गया। प्रोग्राम में तलाक-ए-सलासा बिल को पास कराने को लेकर एक तरफ जहां एक नजरियात के लोग बरसरे इक़्तिदार जमात की पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी जानिब कुछ और लोग इस बिल के नुकसानात का हवाला देकर इसे शरीयत में दखलंदाजी से भी ताबीर कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। ये वो जो बिल है वो जल्दबाजी में लाया गया और अधूरा है, बहुत खामियां हैं उसमें, और उसमें सबसे बड़े सवाल की बात यह है सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाने का जो नियम है उसका उल्लंघन किया गया है। एक दूसरे 27 मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, 26 ने उसका विरोध किया। तो ये जो 26 ने विरोध किया, क्या सब ना समझें सरकार की नजर में? सिर्फ एक विद्वान कानून मंत्री हैं या उनके ऊपर जो लोग हैं वो हैं?
सद्भावना मंच के ज़ेरे इत्वाम भोपाल के एमपी नगर के होटल कान्हा में मुनक़िदा मुज़ाकरे में संघ लीडर इंद्रीश कुमार को बतौर खास मुकर्रर के तौर पर मदऊ किया गया था। उन्होंने भी इब्तिदा में सभी मज़ाहिब की मजहबी किताबों का हवाला देते हुए अपनी बात आपसी इत्तिफाक से शुरू की, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी अपनी बात का रुख तलाक़ सलासा बिल की जानिब ही मरकूज कर दिया। मुज़ाकरे में कुछ लोगों के जरिए जब ये सवाल उठाया गया कि तलाक़ सलासा के नाम पर जब मर्द को सीधे जेल होगी तो ऐसे में वो शादी करके औरत को बगैर तलाक के ही हिरासा करेगा और ऐसी सूरत में औरत के लिए खुला लेने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। और इस सवाल के जवाब में इंद्रीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुसलमान खुदा के रास्ते पर रसूल को मानते हुए चलने वाला नहीं है, वो बेईमान है और बदतमीज है। मुसलमान का ये सवाल इस्लाम को दागदार करता है और मुसलमान को स्वयं बेईमान ठहराता है। वो ये मानते हैं कि मुसलमान जो है वह ना खुदा की इबादत करेगा, ना इस्लाम के रास्ते चलेगा, ना हिंदुस्तान के निज़ाम के रास्ते चलेगा और वह गलत रास्ते से चलेगा। मेरा ये भरोसा है कि मुसलमान सही रास्ते पर आए, इसके लिए कानून। इंद्रीश कुमार ने इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भोपाल करबला मैदान के पास वाक़े ग्राउंड में शजरकारी भी की और माहौलियात को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 दिनों में 3 बाघों की मौत की खबर आई है। 2 बाघों की मौत आपस में लड़ने की वजह से हुई, जबकि 1 बाघ की तलाश जारी है। 3 बाघों की मौत की खबर से रियासत को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे पर खतरा भी मंडराने लगा है। 29 जुलाई को ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, लेकिन रियासत में बाघों की मौत से टाइगर स्टेट का ये दर्जा छिन सकता है। मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा के बजट का बड़ा हिस्सा फलाही कामों में काम न आकर मुकदमेबाजी में ही सर्फ हो जाता है। अब कमेटी ने सख्त कदम उठाते हुए बरसों से जमे हुए किराएदारों को जहां 1000 से ज्यादा नोटिस जारी किए, वहीं 500 से ज्यादा मुकदमात पहले से जारी हैं। पेश है भोपाल से ये खास रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। भोपाल में वक्फ इमलाक की निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड के अलावा मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा और शाही औकाफ के नाम से इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही इदारे अपनों की ही साजिशों का शिकार हैं। मुतवल्ली कमेटी औकाफ के ज़ेरे इंतजाम 500 वक्फ इमलाक दर्ज है, जिसमें 4113 मकानात और 1019 कमर्शियल प्लॉट और दुकानें हैं। इन मकानों और दुकानों में जो लोग किराएदार हैं वो अब भी 10 और 20 रुपया ही माहाना किराया अदा करते हैं। किराएदारों की मनमानी को खत्म करने और औकाफ इनकम में इजाफा करके कमेटी ने अपने फलाही कामों को तेज करने का फैसला कर लिया है। मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा ने गुज़िश्ता 3 महीनों में 1000 से ज्यादा जहां नोटिस जारी किया, वहीं 500 मुकदमात पहले से ही जारी हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने मुकदमेबाजी के लिए अपने वकीलों का बाकायदा एक पैनल भी तैयार कर लिया है। कमेटी यही मानती है कि मुकदमेबाजी में उसके बजट का न सिर्फ बड़ा हिस्सा सर्फ हो रहा है, बल्कि उसका मिशन और फलाही काम भी मुतासिर हो रहे हैं। जी, बड़ा पैसा जाता है, वकील भी लगाते हैं, नोटिस भी भेजते हैं और टाइम भी बहुत ख़राब होता है। लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि अदालतबाजी तो होएगी। ताइज मसाइद के जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जब दुकानें बनाई थी तो उन्होंने यही कहा था कि अब ये चीज़ जो है वो अदालत तक पहुंचा करेगी। तो प्रॉपर्टी का मामला तो ऐसा ही होता है और यही हम मुतवल्ली में देख रहे हैं कि काफ़ी पैसा हमारा आ जाता है। और एक वकील नहीं, हम 3-3, 4-4 वकील, एक पैनल है हमारे पास वकीलों की, जो वकील लड़ते हैं। मुतवल्ली कमेटी के जिम्मेदारान का मानना है कि साबिका हुकूमत में जिस तरह से औकाफ आमा के मामलात को लेकर मनमानी करने के साथ अपनों को नवाजने का काम किया गया, उससे औकाफ आमा की इमलाक और वक्फ की मंशा को सख्त नुकसान पहुंचा है। सूबे में जब नई हुकूमत आई और नई कमेटी ने चार्ज लिया तो मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा के अकाउंट में इनकम के नाम पर कुल 2 लाख रुपए ही मौजूद थे, लेकिन उनकी कोशिश से अब
माहाना इनकम 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है और उनकी कोशिश यही है कि इस आमदनी का बड़ा हिस्सा फलाही कामों में सर्व किया जाए। अपने एम्प्लॉइज को बेहतर दे सकें, अपने बेवाओं को और यतीमों को कर सकें, हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी तालीम के अंदर कुछ कर सकें और एक बेहतर माहौल में हम लोग कदम रख सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख के बैलेंस पाने वाले इस वक्त 30 लाख के बैलेंस पे हैं हम, और 1000 के करीब हमने किराएदारियाँ रिन्यू करी हैं और 1000 के ही हम तकरीबन नोटिस और भी बांट चुके हैं अभी, जो बराबर हमारे पास आ रहे हैं। मुतवल्ली कमेटी ने जहां बरसों से जमे किराएदारों को किराया वक्त पर जमा करने और मार्केट से जमा करने के लिए सख्ती शुरू कर दी है, वहीं उसने गुज़िश्ता 3 महीने में 1000 से ज्यादा किराएदारी को भी अंजाम दिया है। कमेटी का मानना है कि अगर औकाफ के किराएदार ज़ाब्ते के मुताबिक किराया जमा करना शुरू कर दें तो इससे न सिर्फ मुकदमेबाजी में सर्फ होने वाले उसके बजट पर रोक लग जाएगी, बल्कि ये रकम कौम के बच्चों की तालीम और फलाही कामों में भी सर्फ हो सकेगी।